अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फातिमा हूँ। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी सब स्पेशलिटी है गायनी की, कैंसर सर्जरीज़ में, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में और इनफर्टिलिटी रिलेटेड केसेस में। आज हम बात करेंगे सी सेक्शन के बढ़ते हुए रेट के बारे में और कैसे हम इस रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं और सी सेक्शन के चांसेस को कम किया जा सकता है। बहुत सी जगहों पे गायनेकोलॉजिस्ट पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो हर पेशेंट का ही सी सेक्शन कर देती हैं। कुछ केसेस में शायद ये सही भी हो, मगर मेजॉरिटी या क्वालिफाइड डॉक्टर्स कोशिश यही करती हैं कि माँ और बच्चा सेफ रहे और उनकी प्रेफरेंस नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। मगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हमें सिज़ेरियन सेक्शन कराना नागज़ीर होता है, जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को कोई ख़तरा हो सकता है। जैसे अगर बच्चा उल्टा हो, कुछ केसेस ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी होते हैं जहाँ पहले 2 या उससे ज़्यादा सिज़ेरियन सेक्शन हो चुके हों, जहाँ बच्चे की दिल की धड़कन का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या फिर माँ की जान को खतरा हो। इन केसेस में यूजुअली सिज़ेरियन सेक्शन ही करना पड़ता है। आज हम उन टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनको प्रेगनेंसी में फॉलो करके आप नॉर्मल डिलीवरी कराने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। टिप नंबर 1 ये है कि अपनी प्रेगनेंसी को एक फिजियोलॉजिकल बॉडी चेंज समझें, इसको कोई पैथोलॉजी या बीमारी नहीं समझें। क्योंकि ये बीमारी नहीं है तो आप अपनी रूटीन की जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो फॉलो कर सकती हैं। ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट फीमेल्स की कंडीशन ऐसी होती है कि कुछ काम उनसे किए जाते हैं, कुछ वो नहीं कर सकती। अगर ऐसी कोई काम है जो आपके लिए अनबेरेबल है तो आप अवॉइड करें, मगर नॉर्मल एक्टिविटीज़ ज़रूर मेंटेन रखें। जैसे नॉर्मल चलना फिरना, अपने काम करना। कुछ फीमेल 9 महीने तक बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। इसके 2 नुकसानात होते हैं। एक तो ये कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और दूसरा ये कि जब आप 9 महीने तक बिस्तर पे गुजार देती हैं तो फिर जब आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आते हैं उस वक्त आपका पेल्विस एडिक्वेट नहीं होता और ट्रायल के बावजूद आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए कहती है तो आप बेड रेस्ट करें, वरना आप अपनी रूटीन लाइफ को वैसे ही कंटिन्यू करें जैसे प्रेगनेंसी से पहले कर रही थी। सेकेंड टिप ये है कि अपने वेट को प्रेगनेंसी में कंट्रोल रखें। जब पेशेंट मेरे पास आती है, अपनी बुकिंग कराती है, तो हम उनका उस वक्त वेट करते हैं और उसके बाद हम उनको बताते हैं कि आपने प्रेगनेंसी में अपना वेट गेन 12 kg तक ही मेंटेन रखना है और उससे ज़्यादा वेट नहीं करना। इसके लिए मैं उनको एक डाइट प्लान देती हूँ जिसमें उनको हर 2 घंटे से कुछ खाना होता है और वो डाइट खानी होती है जो उनके लिए अच्छी और हेल्दी हो। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनका वेट बहुत कम होता है, जो अंडर वेट होती हैं, किसी किस्म की डाइट कंट्रोल पे होती हैं, हम उनको समझाते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने कोई डाइट कंट्रोल नहीं करना। इस दौरान आपने अपना वेट मेंटेन रखना है। बेहतर होता है कि फ़ीमेल प्रेग्नेंट होने से पहले ही अपना वेट मेंटेन करे और नॉर्मल BMI में ले आए और प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर आप कोई डाइट कर रहे हैं तो उस डाइट को छोड़ के प्रेगनेंसी के नॉर्मल वेट गेन को मेंटेन करें, क्योंकि आपके बेबी आपके पास से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। अगर आप बहुत अंडर वेट होंगी और बेबी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो बेबी को कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, जैसे वो IUGR हो सकता है या SG हो सकता है और फिर ये बच्चे अगर इस तरह के होते हैं तो फिर इन केसेस में भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपनी डाइट को प्रॉपर रखें। किसी भी इंसान की लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी वाटर इनटेक और मील इनटेक प्रॉपर हो। प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि आप फ्रेश जूसेस भी बहुत ज़्यादा लें, कोशिश करें कि होममेड जूसेस हों। इसके अलावा मिल्क का इस्तेमाल भी करें क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं प्रेग्नेंट फीमेल को एक डाइट चार्ट देती हूँ जिसमें उनको हर 2 घंटे बाद एक मील लेना होता है। इसको हम फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स कहते हैं, यानी 2-2 घंटे में वो चीज़ें लेती है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसके अलावा फिश, चिकन और मीट शामिल है। इनको आपने एडिक्वेट अमाउंट में लेना है, चाहे इसको आप थोड़ी क्वांटिटी में लें, लेकिन इसको हर 2 घंटे बाद आप कुछ ना कुछ लेते रहें। अगर आप अच्छी डाइट मेंटेन करते हैं तो आप भी हेल्दी रहते हैं और आपका बेबी भी, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूजुअली हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो अपनी पूरी प्रेगनेंसी में अपनी एक्टिविटी जारी रखें, लेकिन 37 वीक के बाद हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो आधा घंटा या उससे थोड़ा कम या ज़्यादा वॉक करें। यूजुअली हम कहते हैं कि आप रात को हल्की फुल्की वॉक करें। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो इससे ये होता है कि आपका पेल्विस एडिक्वेट हो जाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है जिससे माँ और बेबी दोनों हेल्दी होते हैं।
प्रेगनेंसी में हम पेशेंट को अब कुछ एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, जिसमें योगा भी शामिल है और ये प्रेगनेंसी रिकमेंडेड एक्सरसाइजेज होती हैं। इनका मकसद ये होता है कि पेशेंट भी हेल्दी रहे और इसके अलावा इसका पेल्विस एडिक्वेट होता रहे, ताकि ये नॉर्मल डिलीवरी कराने के चांसेस बढ़ें इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड एक्सरसाइजेज करती हैं तो इससे आपका स्टैमिना भी बिल्डअप होता है और आप लेबर पेन बेयर कर सकती हैं। वो ख़वातीन जिनका पहले एक सिजेरियन सेक्शन हो चुका हो, उनकी नेक्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है अगर कोई ऑब्स्टेटिकल इंडिकेशन ना हो तो। इसके लिए ज़रूरी है कि जिनका पहले सिजेरियन सेक्शन हो चुका है वो अपने पहले सिजेरियन सेक्शन के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 2 साल या 3 साल का गैप ज़रूर दें। अगर आप पहले सिजेरियन सेक्शन के फ़ौरन बाद प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी नेक्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हो तो पहले सिजेरियन सेक्शन के बाद एटलीस्ट 2 से 5 साल का गैप दें दूसरे बेबी के लिए, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। एक और गलती जो फीमेल्स करती हैं वो ये है कि वो अपनी बुकिंग जल्दी नहीं कराती या पूरी ओवरऑल प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स को नहीं दिखाती हैं, या फिर वो समझती हैं कि शायद अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए, उससे नुकसान हो जाता है और वो ओवरऑल प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड नहीं कराती। ऐसे केसेस में भी सिजेरियन सेक्शन का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि डॉक्टर को आपकी कंडीशन के बारे में पता नहीं होता, या फिर अगर आपके अंदर कोई हाई रिस्क कंडीशन होती है तो वो इग्नोर हो रही होती है। इसलिए बेहतर है कि आप टाइमली बुकिंग कराएँ, डॉक्टर के पास फ्रिक्वेंट विजिट कराते रहें और अपना जब भी डॉक्टर आपको बताती है कि अल्ट्रासाउंड कराना है तो अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं। अगर आप डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप में रहेंगी तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन टाइमली डायग्नोज भी हो जाएगी और ट्रीट भी हो जाएगी और इस तरह आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत सी फीमेल्स हमारे पास आती हैं और कहती हैं यार मेरा डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन कर दें क्योंकि मैं लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स पेन किसी भी इंसान के लिए बहुत तकलीफदेह होता है, मगर स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए पेन बेयर करना बहुत मुश्किल होता है। लेबर पेन सबको ही पता है कि बहुत सीवियर होते हैं। ऐसे केसेस में हम पेशेंट को बताते हैं कि अब हमारे पास पेन फ्री डिलीवरी के ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी मिल सकता है और कुछ और ऑप्शंस भी हैं। एक गलतफहमी लोगों को ये होती है कि शायद इन मेथड्स की वजह से पेशेंट को कोई लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाए, जिस तरह उसके पैरों में कोई कमज़ोरी आ जाए, चलने फिरने में मसला हो। ये सारी मिथ्स हैं जो कि गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम पेशेंट्स को पेन फ्री डिलीवरी कराते हैं जिसमें एपिड्यूरल और दूसरे एनाल्जेसिक देते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट लेबर पेन बेयर कर लेती है और इसके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। तो जो फीमेल्स हमें सिजेरियन ऑन डिमांड मांग रही होती हैं, हम उनको ये समझाते हैं कि हम आपको पेन फ्री डिलीवरी के ऑप्शन देंगे और आप सिजेरियन सेक्शन के बजाय पेन फ्री डिलीवरी के ऑप्शन लें और नॉर्मल डिलीवरी करवाएं। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ाने के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है कि पेशेंट को ड्यूरिंग लेबर सपोर्ट रहे। ये सपोर्ट डिफरेंट तरह की होती है, फैमिली सपोर्ट्स भी होती हैं और हमारे पास स्पेशलाइज्ड सपोर्ट नर्सेज होती हैं जो इस चीज़ में क्वालिफाइड होती हैं और पेशेंट को हेल्प करती हैं ताकि वो लेबर के पेन को और ड्यूरेशन को बेयर कर सके। इस सपोर्ट सिस्टम से पेशेंट का स्टैमिना बिल्डअप होता है, उसकी एंग्जाइटी भी कंट्रोल होती है, उसकी पेन बेयरिंग भी ज़्यादा अच्छी होती है, माइंड भी डाइवर्ट होता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ाने के लिए अब हम पेशेंट को ड्यूरिंग लेबर भी कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे कि पेशेंट को हम मोबिलाइज़ करते हैं, पेशेंट वॉक करें। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेसिफिक बॉल्स होती हैं जो हम पेशेंट को देते हैं जिसमें पेशेंट एक्सरसाइज करती है। इससे पेशेंट का ड्यूरिंग लेबर एक तो पेन की तरफ से दिमाग डाइवर्ट होता है, उसका पेन कंट्रोल होता है और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एक गलती जो ख़वातीन करती हैं जिसकी वजह से सी सेक्शन का रेट बढ़ता है वो ये है कि अगर उनको एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड या कोई और प्रॉब्लम होती है तो उसको शादी से पहले ट्रीट नहीं कराती। आमतौर पे हिम्मत होता है कि छोड़ दो, शादी के बाद ट्रीट करेंगे। उससे ये होता है कि जब आपकी शादी हो जाती है, आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, अगर आपको पहले से एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड है तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हैं और डॉक्टर को आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारे पास स्कारलेस सर्जरी के ऑप्शन हैं जिनको हम कंप्यूटर ऑपरेशन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। इससे आपके एब्डोमेन पे कोई स्कार नहीं आता। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बेहतर है कि आप उसको टाइमली ट्रीट कर लें, बात के लिए नहीं छोड़ें। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑफ कोर्स आपका ड्यूरिंग लेबर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और डॉक्टर को आपका सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा।
अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास टाइमली बुक हों, एंटीनेटल विजिट्स पे जैसे डॉक्टर आपको बुला रही है उस पर आते रहें। और इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आप कोई दवाएँ ले रहे हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर के पास जाएँ। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर देख लेती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करना है कि नहीं, या अगर कोई ऐसी मेडिकेशन पे है जिससे बेबी को हार्म हो सकता है तो यूजुअली हम कुछ ड्यूरेशन देते हैं उस मेडिकेशन को बंद करने के बाद। उसके बाद पेशेंट को हम कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी कराएं। इसलिए प्री प्रेगनेंसी क्लिनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करने लगे डॉक्टर के पास जाएं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टाइमली ट्रीट हो, ताकि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपके साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं। ये वो कुछ टिप्स थी जो आज हमने डिस्कस की, जिसको फॉलो करके आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं और जो सी सेक्शन का रेट बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की टॉक के बाद आपको पता चला होगा कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनको आप कर रहे हैं और जो आपकी सी सेक्शन का रेट बढ़ा रहे हैं, और इनको कम करके आप सी सेक्शन का रेट कम कर सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी या उससे कोई रिलेटेड इशू हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या मुझसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए कंसल्ट कर सकते हैं या मुझे क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।